जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानुन्नतिं दिशति पापमपाकरोति संतोषमाकलति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। नमस्कार। आप सभी लोगों को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग काव्य के दोषों की चर्चा कर रहे हैं। सब कुछ काफ़ी समय से चल रहा है। कल हमने देखा कि कष्टताजन्य विसंधि का दोष था, यानी उर्वी असौ में उर्व्यासौ कर दिया, तरु आली यानी तरवाली कर दिया, मरुवंते यानी मरवंते कर दिया, चारु अवस्थिति को चारु अवस्थिति कर दिया। तो ये संधि तो ठीक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब वो उसका उच्चारण करना थोड़ा कष्टकारी है, इसलिए इसको दो काव्य का दोष माना गया। अब आगे छंद आप ठीक से नहीं मेंटेन करते हैं तो उसको भी दोष माना जाएगा। अब देखिए, हतम लक्षणानुसरणे अपि अश्रव्यम अप्राप्त गुरु भावांत लघु रसानुगुणत्वम च वृत्तम यत्र तत् हत वृत्तम। अब हत वृत्त का मतलब होता है जहाँ पर छंदोभंग होता हो। हत वृत्त का मतलब छंदोभंग आप समझ लीजिए, यानी छंद जहाँ बैठ न रहा हो, छंद भंग हो रहा हो, तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया उन्होंने हत वृत्तम। अब हत वृत्तम में उन्होंने तीन चीज बताई, यानी उसके रूप क्या है, मतलब हत वृत्तम के तीन रूप हैं। एक तो ये कि जहाँ पर आवश्यकता अनुसार श्रव्यता न बनती हो, जैसे कहीं पर यति इत्यादि लगाया हो छंद के नियम के अनुसार, और वहाँ पर यति आप न दिखा रहे हों या यति सुनाई न पड़ती हो, तो वह एक दोष माना जाएगा। हतवृत्तम नहीं, अश्रव्यम। दूसरा है अप्राप्त गुरु भावांत लघु। कहीं कहीं लघु स्वर जो है गुरु के रूप में हो जाता है, जैसे श्लोक के पाद के अंत में अगर लघु स्वर है और आवश्यकता है गुरु की, तो उस लघु को गुरु मान लिया जाता है। ठीक है, तो वह अगर लघु के स्थान पर गुरुता की प्राप्ति न होती हो तो उसको भी एक दोष माना जाता है। जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि गुरु कहाँ माना जाता है, लघु को भी गुरु और कहाँ कहाँ माना जाता है, यह हम अभी बताएंगे आपको। और रसानुगुणत्वम, और रस के अनुरूप जो है छंद होना चाहिए, यानी छंद जो है रसों का व्यंजक होता है। तो अगर छंद रसों का व्यंजक न होता हो तो यह भी एक हतवृत्तता का दोष है, ये कहना है। तो तीनों का उदाहरण हम देखेंगे। सबसे पहले अश्रव्यत्व का दोष, अश्रव्यत्व वाला जो दोष है उसको देखते हैं। अमृतम अमृतम कह संदेहो मधुन्यपि नान्यथा मधुरम अधिकम चूतस्यापि प्रसन्न रसम फलम सकृदपि पुनर्मध्यस्थ सन रसांतर विज्ञानो वदतु यदि हान्यत स्वादु स्यात् प्रिया दशन छदात। ठीक है, कह रहे हैं कि अमृत तो अमृत है, इसमें कोई क्या संदेह है? कोई संदेह नहीं है। ये काक्षिप्त है, गुणीभूत व्यंग्य में आता था, यहाँ भी व्यंजना है। भाई अमृत तो अमृत ही है, तो इसमें कौन सा संदेह है? यानी वो मीठा तो है ही, वो तो अच्छा है ही, कोई संदेह नहीं है। मधुनि अपि न अन्यथा, मधु शहद, शहद भी अन्यथा नहीं होती है, वो भी मीठा लगता है। और मधुरम अधिकम च्युतस्यापि प्रसन्न रसम फलम, आम का जो फल होता है वह भी अधिक मीठा होता है और प्रसन्न रस वाला होता है, अच्छा स्वादिष्ट रस वाला होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, वो भी होता ही है। लेकिन कोई ऐसा आदमी हो जो दूसरे अन्य रसों को भी जानता हो, ऐसा आदमी हो, और लेकिन वो मध्यस्थ हो, तटस्थ हो करके किसी का पक्षपाती न हो, ऐसा मध्यस्थ व्यक्ति हो जो यह कहे
कि प्रिया दशन छदात, दशन यानी दश यानी दांत से काटना, और दांत से काटने में भाववाचक संज्ञा बना दिया अन प्रत्यय लगा करके दशन, तब वह भाववाचक संज्ञा के रूप बनाया गया, तो दशन बनाया तो वो दांत का वाचक हो गया। और उसको छद यानी ढकने वाला कौन होता है? होठ। तो कह रहे हैं कि प्रिया के होठ से अधिक ऐसी कौन सी वस्तु है जो ज्यादा मीठी लगती है, यह कोई हमें बताए तटस्थ हो करके। ठीक है, मध्यस्थ सन यानी तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के कोई यह बताए, जो कि दूसरे रसों को भी, दूसरे स्वादों को भी जानता हो, ऐसा वह आदमी तटस्थ होकर के एक बार भी यह बताए कि प्रिया के होठ से अधिक मीठी कोई चीज है क्या इस दुनिया में। इह यत इह अन्यत, यानी यहाँ पर इस दुनिया में प्रिया के होठ से भी अधिक कोई मीठी चीज है क्या। यानी ऊपर तीन चीजें बताई गई, अमृत, मधु और आम का रस, ये तीनों चीजें मीठी हैं, पर इन सबसे अधिक मीठी चीज है मधु, प्रिया का होठ। अब यहाँ पर निश्चित रूप से व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है, ये व्यतिरेक अलंकार हुआ, लेकिन वो तो ठीक है अपनी जगह पे है, छंद की बात करिए। तो इसमें पहले तो छंद कौन सा है वो देखें। तो इसमें जो है इसमें जो है हरिणी छंद, हरिणी छंद है, तो हरिणी छंद की रचना किस तरह से होती है वो भी आप जान लीजिए। पहले होगा नगण, फिर सगण, फिर मगण, फिर रगण, फिर सगण, फिर लघु और बाद में गुरु, यानी अंत में लघु गुरु आएंगे। देखिए वो छंद की व्याख्या यहाँ दी गई है, उसको न पढ़ करके हमने सीधे सीधे आपको बता दिया। यानी मात्राओं की संख्या इसमें कितनी हो गई, देख लीजिए, यानी अक्षरों की संख्या 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 और 2 17, 17 अक्षरों का यह समूह होता है। आप जानते हैं संस्कृत में दो चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, एक तो अक्षरों की संख्या और दूसरा मात्राओं की संख्या, दोनों को मेंटेन करता। 17 अक्षर होने चाहिए और उसमें जो रचना बताई, जैसे मान लीजिए नगण कहा गया हो तो फिर नगण होना चाहिए, सगण कहा गया हो तो सगण होना चाहिए, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु, इस तरह की व्यवस्था वहाँ उसमें होनी चाहिए। तो दोनों को मेंटेन करना होता है। और दूसरे गण के बाद एक यति आती है, ये नियम है उसका। हरिणी छंद में दूसरे गण के बाद एक यति आती है, यानी नगण के बाद फिर नगण आएगा, फिर सगण आएगा और सगण के बाद एक यति है। यति यानी रुकना, रुकने को यति का, यानी जब आप पाद का उच्चारण कर रहे हो, पाद का पाठ कर रहे हो छंद का, तो पाद का पाठ करते समय दूसरे गण के बाद थोड़ा रुकिए, उसको यति कहा जाता है। और बाकी उसके बाद बाकी के पाठों का उच्चारण करिए। अब क्या है कि इसमें जो दोष, लेकिन अच्छा अर्थ तो हो गया। अब इसमें जो दोष दिखा रहे अत्र यदिहा अन्यत स्वादु स्यात् इति अश्रव्यम, यहाँ पर जो यत इहा है ना, यदिहा, तो ये जो वदतु एक हो गया, जो नगण है तीनों ही लघु, और उसके बाद यदिहा सगण बनता है सलगम, ठीक है ना। तो सलगम यानी लघु लघु और गुरु, तो लघु लघु गुरु में यदिहा में हा तो आया, वहां तक तो ठीक है, छंद तो ठीक बैठा, लेकिन यदिहा के बाद जो यति आनी चाहिए वो यति में आप यति वहां सुनाई नहीं दे रही है। यदि क्यों सुनाई नहीं देने का कारण ये है कि यदिहा अन्यत वह संधि है वहां पर, यत इह अन्यत, तो इह और अन्यत की संधि होकर के हा बना हुआ है। तो छंद तो बैठ रहा है लेकिन यति वहां सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए वह छंद का अश्रव्यत्व दोष है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वह दोष, काव्य का दोष माना जाता है वहां पर। ठीक है,
तो सब जगह तो है, बाकी के ऊपर के 3 पादों में वो यति बैठ रही है। चौथे पाद में जो वदतु यदिहा अन्यद स्वादु स्यात् प्रियाद संचदात में जो यदिहा पर यति होनी चाहिए, वो यति है भी, भाई उच्चारण करने वाले पर जाता है ना। तो छंद शास्त्र ने कहा है कि आप वहाँ पर यति है, यानी वहाँ रुकिए थोड़ी देर, तो आप रुक भी जाएंगे, लेकिन प्रवाह में वो चीज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, इसलिए दोषपूर्ण है, ये बात कहना है। ठीक है, तो ये तो हो गया संस्कृत का एक छंद जिसमें थोड़ा सा दोष आ रहा है। वो कोई बड़ा दोष ऐसा नहीं है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन अब आचार्य ने कहा है तो फिर मानना पड़ेगा। अब आचार्य एक प्राकृत की गाथा यहाँ कोट कर रहे हैं, वहाँ पर वो छंदोभंग दिखा रहे हैं। देखिए यथावा है ना, तो यथावा का मतलब होता है कि ये दूसरा उदाहरण हो गया उसी का, यानी अश्रव्यत्व का उदाहरण यहाँ वो दे रहे हैं। पर यहाँ एक गाथा है, वो प्राकृत भाषा में है, तो थोड़ा प्राकृत भाषा के बारे में आप जान लीजिए। बात यह है कि प्राकृत भाषा में रचित जो छंदोबद्ध रचनाएं होती हैं, उसमें उनमें अक्षरों की संख्या मेंटेन नहीं की जाती है। वो संख्या आगे पीछे हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। मात्राओं की संख्या मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, संस्कृत में गाथा को आर्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत में आर्या छंद को ही प्राकृत में गाथा छंद कहते हैं। तो लेकिन अब यहाँ चूंकि प्राकृत भाषा का ही की गाथा है तो गाथा कह रहे हैं। अब गाथा की रचना ये है कि इसमें 4 पाद बनाए जाएं, तो पहला पाद और तीसरे पाद में 12 मात्राएं होती हैं, और दूसरे पाद में 18 मात्रा होती है, और चौथे पाद में 15 मात्रा होती है। ये उसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, इतना तो हो गया। चलिए 12 मात्रा, अब 12 मात्रा को ही आप गिन के चलिए, फिर अक्षरों की संख्या गिनने की जरूरत नहीं है। हरिणी छंद में हमने क्या 17 मात्रा हमने बताई, तो 17 मात्रा बताई तो 17 अक्षर बताए, तो अक्षरों को भी देखना पड़ता है कि अक्षर उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। प्राकृत भाषा में ऐसा नहीं होता है। प्राकृत भाषा में अक्षर चाहे आगे पीछे भले होते हों, मात्राओं की संख्या को मेंटेन करना है। संस्कृत छाया में 2 चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, मात्राओं की संख्या, यानी जो नगण गण के रूप में आती हैं, नगण है, सगण है, मगण है, इत्यादि इत्यादि, और मात्रा अक्षरों की संख्या भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो 2 मेंटेनेंस वहाँ आता है संस्कृत छाया में। प्राकृत भाषा में जो गाथा होती है या कोई भी छंदोबद्ध रचना होती है, उसमें केवल मात्राओं की संख्या को ही मेंटेन करना पड़ता है। अक्षरों की संख्या आगे पीछे हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा कि पहले पाद में, यानी 4 पाद हैं तो पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा मिलाकर के 30 मात्रा होती है। ठीक है, तो पहले में 12 मात्रा होती है, तो 12 मात्रा का मतलब क्या हुआ कि 4 मात्राओं का एक गण बनेगा, एक समूह बनेगा, फिर चाहे जो भी समूह बनता हो। अब उसको हम नगण सगण में नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, अब जम पर हरियुम किया। ठीक है, तो जम पर हरियुम में अब ये नहीं कि वहाँ पर नगण करो या सगण करो या मंगल करो, ऐसा नहीं है। 4 का ग्रुप बना लीजिए, 4 मात्राओं का। फिर एक ग्रुप में 5 मात्रा नहीं हो सकती है, फिर कम करना पड़ेगा एक को। तो 4 मात्राओं का ग्रुप हमने बना लिया। फिर वो कौन सा गण बैठता है वो अलग बात है। तो जम पर हो, तो जम में जम है गुरु हो गया, परी है लघु लघु हो गया। तो इस तरह से जम परी तक एक ग्रुप बना 4 मात्रा का। फिर परी हरिउम, फिर हरिउम हुआ, तो हरिउम में लघु लघु और गुरु हो गया, ये भी ठीक है, 4 मात्रा हो गई। फिर तिरई में गुरु और लघु लघु हो गया, ये भी 4 का ग्रुप बन गया। फिर बाद में मणम है, तो इसमें भी लघु लघु और गुरु हो गया। फिर बाद में पीण और सुन, यानी लघु सुम है तो लघु लघु और गुरु हो गया। और बाद में दरत्त, यानी लघु गुरु लघु। ये जो 6वां गण है, देखिए अभी तक हुआ 1 2 3 4 5, और ये 6वां गण जो है जगण होना जरूरी है।
यहाँ पर आकर के गण को फिक्स किया जा रहा है। इसके पहले हमने जितने भी मात्राएं बताई आपको, उसमें 4-4 मात्राओं का समूह तो बना दिया गया, पर वो 4 मात्राएं किस तरह की हों इससे मतलब नहीं है। इसको केवल आपको ये देखना है कि भाई 4-4 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं। तो 4-4 का ग्रुप बना करके आपने 6 गण तो बना दिए, और अंत में 6 मात्राओं का 2-2 का 6 मात्राएं होनी चाहिए, जो 2-2 के ग्रुप में होनी चाहिए। यानी या तो 2 लघु लघु हो तो 1 हो गया, फिर 1 गुरु हो गया, फिर दूसरा गुरु हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी 6 मात्रा अंत में आती है, जिसमें 6 में 2-2 मात्रा वाले 3 गुरु हो जाएं, या लघु लघु फिर लघु लघु फिर गुरु करें। इस तरह से अंत में 6 मात्रा ऐसी होनी चाहिए, और उसके पहले जो छठा गण हुआ वो जगण होना जरूरी है। ठीक है, ये उसकी रचना है। और दूसरी लाइन में क्या होता है, तो दूसरी लाइन में जो तीसरा पाद बनता है, वो तीसरे पाद में 12 मात्रा तो हो गई। ठीक है, और 12 मात्रा के बाद जहां पर जगण ऊपर आ रहा था छठवें गण के स्थान पर, यानी 5 गण तो चले, 4-4 मात्राओं के 5 गण तो हो गए। उसके बाद छठे नंबर पर ऊपर जहां दूसरे में जो जगण आ रहा था, नीचे जहां पर 15 मात्रा होती है, यानी चौथे पाद में वह जो है छठवां गण केवल 1 मात्रा का होगा, और वह ह्रस्व होगा, यानी लघु होगा। ठीक है, तो वो जो लघु होगा, और उसके बाद फिर वहां पर भी उसके बाद भी 6 मात्रा आनी चाहिए, उसके बाद भी 6 मात्रा आनी चाहिए। अब ये सारी बातें हमें मैं प्राकृत का भी विद्यार्थी हूँ, प्राकृत ही पढ़ाता हूँ इस समय यूनिवर्सिटी में, आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो प्राकृत के गाथा छंद से हमारा अक्सर सामना हुआ करता है, तो वो है, तो उसमें ये स्थिति है। अब अगर उस गाथा छंद के अनुसार ममटाचार्य द्वारा दी गई इस गाथा को बिठाया जाए, तो मेरे हिसाब से पाठ में बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे। ममटाचार्य ने तो इस गाथा को दे करके अब कहा पहले तो अर्थ कर लें, इसका अर्थ कर लेते हैं। जम परिहरियुम तीरई मणाम पीण सुंदरतण गुणेण अह नवरम जस दोषो पडिवक्षेहिम पी परिमण्णो। कहेंगे यत जो कि परिहर्तुम छोड़ना, तीरई शक्यते, शक धातु का तीर आदेश होता है कर्मवाच्य में। अब यहां पर तिर्यते तो कर दिया, तो ठीक है, तिर्यते भी कर लेते हैं। अब तिर्यते का मतलब क्या होता है कि वो शक के अर्थ में तिर्यत होता है। शक्यते यानी जिसको छोड़ा जा सके, न यानी न छोड़ा जा सके, जिसको उसके सुंदर गुणों के कारण, ठीक है, जिसको उसके सुंदर गुणों के कारण बिल्कुल न छोड़ा जा सके, मना कपि, बिल्कुल थोड़ा भी न छोड़ा जा सके, यह एक ऐसा दोष है जिसको उसके प्रतिपक्ष वाले भी मानते हैं, प्रतिपक्ष यानी शत्रु भी मानते हैं। ये बात उन्होंने कह दी। जह नवरम जस अथ केवलम यस्य दोषः प्रतिपक्षैरपि प्रतिपन्नः। प्रतिपक्षों के द्वारा यानी शत्रुओं के द्वारा, विरोधियों के द्वारा भी यह माना गया है कि उसको एक थोड़े समय के लिए, उसके सुंदर गुणों के कारण उसको थोड़े समय के लिए भी छोड़ा नहीं जा सकता है। यह जो है ये बात, यह एक ऐसा दोष है जिसको उसके प्रतिपक्षी भी मानते हैं। अब ये जो है व्याज स्तुति है, ठीक है, व्याज स्तुति नाम का अलंकार इसमें बनता है। तो कहने के लिए तो लगता है कि दोष कह दिया, वास्तव में ये गुण है, ठीक है ना, तो गुण हो गया। अब चलिए, तो ये तो अर्थ हो गया। अब अर्थ होने के बाद अब कह रहे हैं कि अत्र द्वितीय तृतीय गणौ सकार भकारौ, जो दूसरा और तीसरा जो गण है, अब दूसरा तीसरा गण कौन सा है, तो जम परि और हरियुम, दूसरा तो सगण है, ठीक है, तो सगण है, और बाद में
भान सलगम, हाँ, तो भान सलगम में भगण है तीरई वाले में, ठीक है। तो सकार भकार कहा ना, दूसरा और तीसरा सकार और भकार है। अब यहाँ पर उन्होंने दोष तो दिखाया, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा दोष है नहीं, क्योंकि प्राकृत छंद में जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गणों को मेंटेन करना पूरा पूरा आवश्यक नहीं होता है। छठवें गण को गण के जगण के रूप में मेंटेन करना आवश्यक है। बाकी कोई भी गण कहीं पर भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा मानना है। अब दूसरे पाद में, यानी सॉरी तीसरे पाद में अगर हम आए तो उसमें आप देखेंगे कि चार चार की का समूह, चार चार मात्रा का समूह बनाते समय हम लोग अहर्णवरम जो आया, अहर्णवरम जस्स, तो इसमें जो जस्स आया उसको हमको डबल स नहीं करके जस करना पड़ेगा, तब जाकर के छंद बैठेगा। उसी तरह से हम अगर आगे चलें तो परिवक्षे हिम, जो हिम किया है ना, जो अनुस्वार वाला हिम है, उसमें से अनुस्वार निकाल देंगे तो हो सकता है कि मूल पाठ में ही हो। आप जानते हैं प्राकृत भाषा में तृतीया बहुवचन के लिए ही हिम, यानी ही बिना अनुस्वार के, हिम अनुस्वार सहित और ही अनुनासिक सहित, ये तीन ही आते हैं तृतीया बहुवचन के रूप में। भिसो ही हिम, ये हेमचंद्राचार्य का सूत्र है प्राकृत व्याकरण में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ही कर देते हैं तो पद तो बना रहता है, अर्थ तो वही निकलेगा, तृतीय बहुवचन का रूप भी बना रहेगा, लेकिन छंद भी बैठ जाएगा। जैसे ही आपने अनुस्वार रखा तो छंदोभंग होता है, ये कहना है। इसीलिए उस छंद को निकाल देना चाहिए, क्योंकि चार चार का जो समूह बनता है वो बन नहीं रहा है। इसलिए चार चार मात्राओं का जो समूह बनता है, फिर चाहे किसी भी गण का हो उसे मतलब नहीं है, लेकिन चार चार मात्राओं का समूह बनना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो छठे गण के स्थान पर एक मात्रा आ रही है, वह एक मात्रा प है, ठीक है। तो प है तो पडिवन्नों वाला जो प है, ठीक है ना, पडिवन्नों वाला जो प है वो तो प तो ठीक है, वो अपनी जगह पे बढ़िया है। लेकिन जो डी ह्रस्व किया है, जो प्रति का पड़ी बना है, जो डी ह्रस्व किया है, ह्रस्व करने पर गड़बड़ होता है, उसको दीर्घ करना पड़ेगा। अब दीर्घ करने के लिए कोई नियम नहीं है। अगर परि शब्द होता, यानी परि उपसर्ग है ना, अभिता परिता में परि प्रपरा अपसमा अनुवाद निषेध परि भी उसमें आता है। तो परि करके परि कर देंगे, सुनिएगा। तो ये परिवर्ण तो कर दिया उन्होंने, अगर इसी को परिवर्ण कर देते तो प्राकृत का शब्द भी बनता और छंद भी बैठ जाता। आप जानते हैं हेमचंद्राचार्य का नियम है, निष्प्रतिओत्परि माल्य स्थोर्वा सूत्र है। तो उसमें माल्य और स्था धातु के साथ तो स्था के साथ प्रति का परि आदेश होता है। तो यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंशन ले करके, अपवाद ले करके परिवर्ण कर दिए होते और री को फिर दीर्घ कर दिए होते तो छंद बैठ जाता। तो ऐसा नहीं हुआ है, ये तो हमको थोड़ी जानकारी थी तो हमने आपको बता दिया। तो पडिवन्नों में डी जो है दीर्घ करना पड़ेगा, तब जाकर के छंद बैठेगा। इसके लिए पाठांतर थोड़ा लिया करके परिवर्णों कर दिया जाए तो अर्थ भी आ जाएगा और छंद भी बैठ जाएगा, ठीक है। अब इतना कह करके अर्थ हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। विकसित सहकार तार हारि परिमल गुंजित पुंजित द्विरेफः नव किसलय चारु चामर श्रीर हरति मुनेरपि मना मानसम वसंतः। अब यहां मुनेरपि शब्द आया, कह रहे हैं कि वसंत जो है मुनि का भी मन हर लेता है। वसंत ऋतु मुनि का भी मन जो है हर लेता है। अब यह वसंत है कैसा? तो ये पहला जो ऊपर की एक लाइन जो है उसमें दो पाद हैं, वो दोनों पाद एक ही शब्द का है, ठीक है ना। देखिए, विकसित सहकार तार हारि परिमल गुंजित पुंजित द्विरेफः।
विकसित यानी खिले हुए, सहकार, अब सहकार का खिलना यानी मंजरी युक्त होना, तो मंजरी से युक्त का मतलब विकसित सहकार, उसके तार यानी अत्यंत परिमल सुगंधों से, गुंजित यानी गुंजन करने वाले, और पुंजित यानी एकत्र हुए भौरे वाले, द्विरेफा भौरे वाले वसंत, भौरे वाला वसंत। और कैसा वसंत, ये तो हो गया, एक विशेषण हो गया वसंत का। दूसरा है नव किसलय चारु चामर श्री ही, नए किसल, किसलय आप जानते हैं ना, फूल की पंखुड़ियों को किसलय कहा जाता है। और वनस्पतियों के तरह तरह के जो पत्ते होते हैं उनको पत्र कहा जाता है, उनको किसलय नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा। तो नव नए नए जो किसलय, फूल के जो किसलय हैं, पंखुड़ियां हैं, उनके किसलय रूपी सुंदर चामर की शोभा वाला वह बसंत मुनि के भी मन को, मानस को हर लेता है। ये बात है। अब इसमें हुआ यह है कि अब इसमें छंद कौन सा है जरा देखें, पुष्पिताग्रा छंद है इसमें। हाँ, अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त का मतलब होता है कि पहला और तीसरा पाद एक समान होगा और दूसरा और चौथा चरण एक समान होगा। ये है उसका, यानी पहले और तीसरे पाद में आप देखिए, तो पहले और तीसरे पाद में क्या होता है, तो कहते हैं नगण, नगण, रगण और यगण। ये ठीक है। मात्राओं की संख्या आप देख लीजिए, हाँ, 3 3 6 3 9 3 12 मात्राएं होनी चाहिए। तो चलिए 12 मात्रा नहीं है, क्षमा कीजिएगा, 12 अक्षर हैं। ठीक है, संस्कृत की जब बात करेंगे तो अक्षरों में उसकी सीमा बांधी जाती है, और प्राकृत छंदों में मात्राओं की सीमा बांधी जाती है, उसमें अक्षरों की संख्या महत्व की नहीं होती है। जबकि संस्कृत छंद में अक्षरों की संख्या, तो ये 12 अक्षर वाला छंद होता है पुष्पिताग्रा छंद, जिसमें पहले और तीसरे चरण में नगण, नगण, रगण और यगण होते हैं। इस तरह से 12 अक्षर हो जाते हैं, तो ये होना चाहिए। और दूसरे और चौथे चरण में नगण, जगण, जगण और रगण ये होना चाहिए। और एक गुरु अंत में आना चाहिए। उन्हें दूसरे और तीसरे में 13 अक्षर होंगे, और पहले और तीसरे में 12 अक्षर होंगे। ये है उस अर्ध समवृत्त का ये मतलब है। अब इसमें जो है, अब कह रहे हैं जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, देखिए विकसित सहकारितार हारी। अब इसमें जो हारी है ना, इसमें हारी में जो री है वह यगण के, यमाता राजभान सरगम होता है ना, उसी से छंद मापे जाते हैं। तो यमाता यगण होना चाहिए। तो यगण के लिए यमाता यानी लघु गुरु गुरु। अब लघु गुरु गुरु जब करेंगे तो तार में जो ता के बाद र आता है, तो र जो है लघु हो गया, और हा जो है दीर्घ हो गया, गुरु हो गया। और री भी दीर्घ होना चाहिए ना, गुरु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये ह्रस्व है, लघु है, हारी। ठीक है, अब किताब होगी तो पढ़ लीजिएगा। तो उसमें हारी में लघु है, जबकि होना चाहिए गुरु यगण के अनुसार। तो यगण के अनुसार गुरु होना चाहिए, लेकिन गुरु है नहीं, तो छंदभंग हो गया। ठीक है, यही बात करना है। अत्र हारि शब्द कह रहे हैं कि यहाँ पर हारि शब्द में छंदोभंग हो रहा है, उसको अब सुधारने के लिए सलाह भी दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर दें, हारि प्रमुदित सौरभ, तो हारि के बाद प्र किया है, तो प्र संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन के पहले की ह्रस्व मात्रा दीर्घ होती है। आप जान लीजिए, अनुस्वार युक्त ह्रस्व स्वर दीर्घ होता है, यानी गुरु माना जाता है। अनुस्वार युक्त ह्रस्व स्वर गुरु माना जाता है, नंबर 1। विसर्ग युक्त ह्रस्व स्वर गुरु माना जाता है, नंबर 2। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के पहले वाला ह्रस्व स्वर
गुरु माना जाता है। कितना हो गया? 2, मतलब 3 हो गया। और आवश्यकता अगर ये है कि अंत में लघु की गुरु की आवश्यकता है, लेकिन कवि ने ह्रस्व स्वर का यानी लघु स्वर का प्रयोग किया है, तो उसको विकल्प से दीर्घ भी माना जा सकता है, ये जान लीजिए। तो ये है स्थिति। तो ऐसे में अब यहाँ पर हारी जो है, हारी ह्रस्व है, लघु है, तो अगर प्रमुदित कर दें तो प्र कर देते, जो परिमल किया है तो परिमल की जगह पे प्रमुदित कर दें तो अर्थ भी नहीं बैठेगा, अर्थ भी नहीं बदलेगा ज्यादा, और प्र होने की वजह से री गुरु हो जाएगा तो छंद भी बैठ जाएगा। इस तरह से ऐसा करना चाहिए था। इस तरह से सलाह दिया मम्मटाचार्य ने उस कवि को जिसने उसकी रचना की है। अब वो आपस में बात करते रहेंगे, हमें उसे क्या मतलब है, हम तो आगे बढ़ें। हमने देख लिया कि वहाँ पर दोष है, छंदोभंग हो रहा है। ठीक है, चलें आगे। तो इस तरह से हाँ, इस दोष का नाम है अप्राप्त गुरु भावांत लघु रूप। ठीक है, तो ये है उसका, जहां पर लघु गुरु होना चाहिए वहां पर लघु है, यह एक दोष है। तो उसी का नाम दे दिया उन्होंने अप्राप्त गुरु भावांत लघु रूप दोष। ठीक है, यथावा। अब दूसरा भी एक उदाहरण दे रहे हैं। आप जानते हैं ना, उदाहरण पे उदाहरण दिया जा रहा है। यथावा यानी दूसरा भी उदाहरण देख लीजिए। तो कह रहे हैं, अब हम लोग आपस में व्यवहार जब करते हैं तो अरे भाई ये क्या, इसकी क्या करे, ये तो इसकी तो बात ही कुछ और है, ऐसा बोलते हैं ना, इसकी तो बात ही कुछ और है, इसकी चर्चा छोड़ो, ये तो कुछ और ही है। ऐसा उसी तर्ज पर, उसी स्टाइल से ये श्लोक बनाया गया है। आप देख लीजिए। अन्याह ता गुण रत्न रोहण भुवो धन्यामृत अन्यैव सा संभारा खलु ते अन्या अन्येव विधिना यैहि एष सृष्टो युवा श्रीमत् कांति जुषाम द्विषाम करतला स्त्रीणाम नितंब स्थलात् दृष्टे यत्र पतन्ति मूढ़ मानसाम अस्त्राणि वस्त्राणि च। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। ठीक है, अब ये श्लोक कहाँ से है, ये कहीं हमें पता चल जाएगा तो हम बताएंगे आपको। कह रहे हैं कि अन्याहताः गुण रत्न रोहण भुवो, गुण रत्नों को उत्पन्न करने वाली रोहण। ठीक है, रोहण का मतलब होता है एक रोहिणी। आप जानते हैं रोहिणी नक्षत्र भी होता है जिसमें हर चीज की वृद्धि होती है। और रोहण नाम का एक विशेष पर्वतीय स्थान भी है जहां से रत्न निकला करते हैं। तो रोहण भुवः, कुछ ऐसी जमीन है जो रोहण रत्नों को उत्पन्न करने वाली कोई ऐसी भूमि है जो वह ऐसी भूमि कुछ और ही है। अन्याहताः गुण रत्न रोहण भुवः, गुण रूपी रत्नों को उत्पन्न करने वाली वह जमीनें, वह धरती या वह जगहें ही कुछ और हैं। धन्यामृत अन्यायव सा, वह मिट्टी भी कुछ और ही है। मृत्यु यानी मिट्टी कुछ और ही है। संभारा खलुते अन्य एव, और वे उपकरण भी कुछ और ही हैं। संभार का मतलब उपकरण, सामग्री। वे सामग्री, उपकरण सामग्री भी कुछ और ही हैं। यही ही जिनसे विधिना यानी विधि ने एष युवा सृष्ट, यह युवक रचा गया है, यह युवक रचा गया है। वो उपकरण ही कुछ और हैं, उनसे किसी और की रचना नहीं हुई है। वो विशिष्ट हैं। व्यंग्यार्थ यह निकलता है कि वह अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं और उत्कृष्ट हैं। ये व्यंजना निकलती है। आप लोग व्यंजना पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा व्यंग्यार्थ को निकालना भी सीख लीजिए। मैं भी सीख ही रहा हूँ,
लेकिन अभी प्रयास कीजिए उस दिशा में। जब इस तरह से कुछ कहा जाए तो निश्चित रूप से उसका व्यंग्यार्थ उत्कृष्टता में जाता है। वह जमीन ही कुछ और है, दैट मीन्स वह जमीन उत्कृष्ट है, वह क्षेत्र उत्कृष्ट है, वह मिट्टी उत्कृष्ट है। ठीक है, वह मिट्टी उत्कृष्ट है, व्यंग्यार्थ है ये। वे संसाधन उत्कृष्ट हैं जिनके माध्यम से उसको बनाया गया है, विधि ने उसको बनाया है। अब आगे चलें। हाँ, दृष्टे यत्र। अब यहाँ यत्र दृष्टि का मतलब एक्चुअली क्या है, यहाँ पर यस्मिन दृष्टे सती, ये सती सप्तमी का रूप है। अब जान लीजिए, जिस युवक के दिखाई पड़ने पर, अर्थ ये निकलता है इसका, लेकिन कवि ने प्रयोग किया है दृष्टि यत्र। अब सती तो छोड़ ही दिया है, तो सती को छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यस्मिन की जगह पे उन्होंने अव्यय का प्रयोग कर दिया, त्रल, सप्तम्यास त्रल, तरल प्रत्यय जो लगाते हैं, तो वह कहे दृष्टि यत्र, यानी जिसके दिखाई पड़ने पर। अर्थ ये लेना है, जिस युवा के दिखाई पड़ने पर, जिसका मतलब जिस युवा के दिखाई पड़ने पर होता क्या है, तो कह रहे श्रीमत कांति जुषाम, सुंदर कांति वाले शत्रुओं के और सुंदर कांति वाली स्त्रियों के। तो होता क्या है, तो कह रहे हैं कि सुंदर कांति वाले शत्रुओं के करतल से, है ना, अस्त्राणि पतंती, शस्त्र गिर जाते हैं। यानी शत्रु उसको मारने जाएगा तो उसको देख करके उसके हाथ से, उस युवा को देख करके उसके हाथ से शस्त्र गिर जाते हैं शत्रुओं के। ठीक है, क्योंकि वो भी सुंदरता का आस्वादन तो किए रहते हैं, उनको भी पता है कि सुंदरता क्या चीज होती है, अच्छी चीज क्या होती है। तो उस अच्छाई से मोहित होकर के शत्रुओं के हाथ से शस्त्र गिर जाते हैं, यानी वो भी, शत्रु भी उस युवा को मारता नहीं है, कहना ये है। क्लियर हो गया? यानी शत्रु, क्योंकि वह शत्रु भी श्रीमत कांतिजुष है, यानी वो भी उसके स्वाद को जानता है, वो भी उसको अनुभव करने वाला है कि अच्छी कांति होती क्या है। ऐसे शत्रुओं के हाथ से शस्त्र गिर जाते हैं। एक, अच्छा, शत्रु की स्थिति क्या होती है, तो कहते हैं मूढ़ मनसाम, मोहित हो जाते हैं, उसको देख करके मोहित हो जाते हैं। तो शत्रु भी उसको देख करके मोहित हो जाता है, जिसके कारण उसके हाथ से शस्त्र गिर जाता है। ये एक बात हुई। और दूसरा, श्रीमत कांति जुषाम स्त्रीणाम, तो सुंदरता और कांति से युक्त स्त्रियों के नितंब स्थल से वस्त्राणि पतंती, वस्त्र भी गिर जाते हैं उनके नितंब स्थल से। तो दो घटनाएं हो जाती हैं एक साथ में, यश दृष्टे यत्र से, यानी जिस युवा के दिखाई पड़ने पर ऐसी ऐसी घटना होती है। अब चलिए, अर्थ तो हो गया। अब देखिए, इसमें व्यंजना खूब भरी हुई है, बड़ा अच्छा काव्य है, बड़ा उत्तम काव्य है। दोष भले दिखा रहे हों, लेकिन इसका आनंद लेने जैसा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अब क्या दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें जो वस्त्राणी च कहा है, ये वस्त्र, लेकिन ये पुष्पिताग्रह है ना, नहीं, इसमें शार्दूल विक्रीडित है। अब देखिए शार्दूल विक्रीडित की क्या स्थिति है, तो कह रहे हैं कि शार्दूल विक्रीडित में 19 अक्षर होने चाहिए। नंबर 1, शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 अक्षर होने चाहिए। वे कैसे कैसे होंगे, तो कह रहे हैं मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, गुरु, यानी अंत में गुरु होना जरूरी है। और 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 और गुरु वाला 19 अक्षर हो गया। तो अन्याहता, देखिए अन्यास तास करके 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 अंत में आया सा, तो अंत में सा यानी गुरु है, 19 मात्रा हो जाती है। युवा में भी देखिए वा गुरु मात्रा है, और नितंब स्थलात में ला है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो भी गुरु है। लेकिन वस्त्राणी च में जो च है वो लघु है,
वहां पर भी गुरु होना चाहिए। तो नियम तो यह है कि पाद के अंत में अगर ह्रस्व लघु मात्रा है तो उसको विकल्प से आप दीर्घ मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि अत्र वस्त्राणि अपि इति पाठे लघुरपि गुरुताम भजते, च कहने से वह गुरुता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, च कह दिया तो वह गुरुता को, च है तो लघु और नियम के अनुसार उसको किया जा सकता है, लेकिन वह गुरुता को प्राप्त हो नहीं, क्योंकि च ऐसा है कि बस वही। उससे अच्छा ये होता कि कभी वस्त्राणी के बाद अपि कह देता और दोनों की संधि करके वस्त्राणी अपि कर देता, तो छंद भंग भी नहीं होता और वस्त्राणी अपि में जो पी है उसकी गुरुता सिद्ध हो जाती, वह गुरु मान लिया जाता। लेकिन च को गुरु मानने में तकलीफ हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है अप्राप्त लघु गुरु लघुता, ऐसा जो सूत्र है ना, अप्राप्त गुरु भावांत लघु रूप नाम का, हतवृत्त नाम का ये दोष है। ठीक है, तो चलिए बस इतनी ही से बात है। अब आगे रसानुगुण हतवृत्त। ठीक है, रसानुगुण हतवृत्त यानी रस के अनुकूल छंद होना चाहिए, क्योंकि छंद जो है रसों का व्यंजक होता है। तो अब देखिए क्या है, हे नृप हा बुध हा कवि बंधो विप्र सहस्र समाश्रय देव मुग्ध विदग्ध सभांतर रत्न क्वासि गतः क्व वयम च वर्तते। यहाँ पर शोक रस है, लेकिन इसके लिए इन्होंने किस छंद का प्रयोग किया है? हाँ, शोक का है, तो इसमें दोधक छंद का प्रयोग किया है। अब दोधक छंद जो है हास्य रस आदि के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, करुण रस का व्यंजक नहीं होता है, वह करुण रस के लिए मंदा क्रांता आदि छंद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दोधक छंद का प्रयोग किया, तो यह इस तरह से ठीक है। कह रहे हैं कि हे राजा, हे ज्ञानी, हे कवि बंध, ठीक है, हे कवियों के बंधु, हे कवि बंधु यानी हे बंधु, कवियों के मित्र, विप्र सहस्र हजारों ब्राह्मणों के आश्रय, हे देव, हे सुंदर मुग्ध दिखा, अच्छा मोहित दिखाई पड़ने वाले, मुग्ध करने वाले, विदग्ध विद्वानों में अग्रगण्य या विदग्ध यानी विद्वान, फिर सभांतर रत्न यानी सभाओं के अंतर यानी बीच में रत्न समान, जैसे माला होती है उसके बीच में एक पंडल होता है तो सब मुख्य होता है, उसी तरह से सभा के बीच में आप मुख्य रत्न के जैसे हैं, सभांतर रत्न। क्वासि गतः, आप कहाँ चले गए? क्व वयम च वर्तते, और हम कहाँ पर हैं? यहाँ हम यहीं रह गए और आप चले गए हमको छोड़ करके। तो दुख व्यक्त किया जा रहा है, करुण रस है, राजा मर चुका है, तो अब उसी का यहाँ वर्णन है। लेकिन यहाँ पर दोधक जो छंद किया है वो हास्य रस का व्यंजक होता है, करुण रस का व्यंजक नहीं होता है। मंदा क्रांता छंद में इसकी रचना होनी चाहिए थी। बस इतना ही है। हास्य रस व्यंजकम एतद् वृत्तम, यह छंद जो है हास्य रस का व्यंजक होता है। तो छंद वाली बात अब यहां पूरी हो रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। न्यून पदम यानी कम पद का आपने प्रयोग कर दिया, यानी पद कम हो, यानी एक आध शब्द और जोड़ देना चाहिए तो वो नहीं होकर। आप देखिए आगे ये श्लोक आ गया है, ठीक है। काकू आता था ना, अर्थ वाले में जो आर्थी व्यंजना थी उसमें ये आता था। तथा भूताम दृष्ट्वा नृपसदसि पांचाल तनयाम वने व्याधैः सार्धम सुचिरम उषितम वल्कलधरैः विराटस्य आवासे स्थितम अनुचितारंभ निभृतम गुरु खेदम मयि खिन्ने मयि भजति न अद्यापि गुरुषु। कहा था ये भीम की उक्ति है, पार्वती से कह रहे हैं भाई उस तरह की स्त्री। तथा भूताम नृपसदसि पांचाल तनया, भाई पार्वती अरे द्रौपदी को उस दशा में देख करके राजा के महल में यानी हस्तिनापुर में, तथा भूतम दृष्टवा देख करके भी
हमारे गुरु का यानी बड़े भाई युधिष्ठिर का मन विचलित नहीं हुआ, खिन्न नहीं हुआ। शिकारियों के साथ वन में हम लोग लंबे समय तक वलकल धारण करके घूमे इधर उधर, वो भी उनसे दिखाई नहीं पड़ रहा, उनको दिखाई नहीं पड़ा। विराट के आवास में हम लोग रहे और जो नहीं करना चाहिए था वो हम लोग किया। अब भला भीम का काम रसोईया, बताइए, जो राजकुमार था वो रसोई बनाकर सबको खिलाता था। बृहन्नला बन गए अर्जुन, हिजड़ा बन गए, बताइए, नपुंसक बन गए, इत्यादि इत्यादि। तो अब ऐसे करके मेरा तो मन खिन्न हो गया। मैं खिन्न हूँ तो मेरे ऊपर वो जो है गुरु खेदम, मेरे ऊपर दुख व्यक्त कर रहे हैं। गुरु बड़े भाई युधिष्ठिर हमारे ऊपर खेद व्यक्त कर रहे हैं। और कौरवों के ऊपर आज भी उनको कोई क्रोध नहीं है, जबकि सारी दुर्दशा उन्होंने की हमारी, उनकी वजह से हमको ये सब यातनाएं झेलनी पड़ी। तो ये है। अब कह रहे हैं कि अत्र अस्माभिरिति खिन्ने इति अस्मात् पूर्वम इत्थम इति च, है ना। तो अत्र अब कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 चरणों में अस्माभि ही, है ना, अस्माभि यह पद होना चाहिए था, उसके न होने से न्यून पद, अस्माभि यहाँ पर जरूरत थी। अस्माभि व्याधई ही सुचिरम उषितम, हमारे द्वारा इस तरह से हम लोग रहे, हमारे द्वारा ऐसा किया गया। विराटस्य आवासे स्थितम अस्माभि ही होना चाहिए था। तो एक जगह अस्माभि होता तो ये बात बन जाती, लेकिन नहीं था, इसलिए न्यून पदता, यानी एक पद कम है, न्यून है नहीं, यानी कम पद है, इसलिए अस्माभिरिति खिन्ने, है ना, इति अस्मात् पूर्वम, खिन्ने शब्द से पहले अस्माभि ही होना चाहिए था, तो नहीं है, इसलिए न्यून पदता का दोष है। कह रहे हैं ना कि अस्माभि यह पद होना चाहिए था, उसके न होने से न्यून पदता दोष आ जाता है। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में खिन्ने, इसके पूर्व इत्थम होना चाहिए था, इति अस्मात् पूर्वम इत्थम इति च, यह भी पद होना चाहिए, इत्थम खिन्ने मई, इस तरह से मैं खिन्न हूँ तो इत्थम होना चाहिए था, इस प्रकार ऐसा करके। तो उधर अस्माभि होना चाहिए था और इधर इत्थम होना चाहिए था, पर नहीं है तो न्यून पदता का दोष हो गया। अब चलिए आगे। अधिकम यथा, कहीं कहीं पर अधिक पद का प्रयोग कर दिया जाता है, जरूरत नहीं होती फिर भी प्रयोग कर दिया, तो वो भी एक दोष है। देखिए, स्फटिकाकृति ही, स्फटिकाकृत निर्मला प्रकामम प्रतिसंक्रांत निशात शास्त्र तत्व अविरुद्ध समन्वितोक्ति युक्त प्रतिमल्लास्तमयोदय सह कोपी। स्फटिकाकृति निर्मला, है ना, यानी किसी विद्वान का ये वर्णन है, स्फटिक जैसा, आप जानते हैं ना स्फटिक, क्रिस्टल, वो आर पार देख सकते हैं, उसमें आप पारदर्शी होता है। विद्वान को भी आर पार दे, उसके मन में कुछ नहीं होता है। सही ढंग का विद्वान अगर हो तो वो न तो किसी से डरेगा और न ही उसके अंदर छल कपट होगा, ठीक है। तो छल, वैसे तो ये कहा जाता है कि उपाध्याय नटे कुट्टिन्याम च बहुश्रुते माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता, ये भी एक बात होती है, लेकिन कुछ कुछ विद्वानों के लिए ये बात भी सही मानी जाती है। भाई उपाध्याय हों, यानी आपके गुरु हों, उपाध्याय नटे, नट हो, एक्टर जो होते हैं ना नाटकों में फिल्मों में काम करने वाले, वो तो एक्टर ही, दूसरे की ही एक्टिंग करते हैं। तो उपाध्याय नटे, कुटनी स्त्री, ठीक है, जो इधर की उधर करती है, झूठ बोलती है, इधर से उधर झगड़ा लगाती है, और बहुश्रुत यानी विद्वान आदमी हो, तो कह रहे हैं कि इनके साथ कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। उपाध्याय नटे कुट्टिन्याम च बहुश्रुते माया तत्र न कर्तव्य, इनके प्रति, इनके साथ माया कभी नहीं करना, छल कपट कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माया तैरेव निर्मिता, माया का निर्माण यही लोग करते हैं, तो इन्होंने ही माया को बनाया हो, छल कपट यही लोग बनाते हैं, और इन्हीं लोगों के साथ आप छल कपट करने जाएंगे तो आपको मार ही डालेगा ना, तो उसका पंडित है। चलिए आगे। अब यहाँ पर स्फटिक यानी एकदम पारदर्शी आकृति वाला निर्मल। अब स्फटिक आकृति में आकृति की कोई जरूरत नहीं थी इसमें, यही शब्द दोष हो गया। स्फटिक निर्मला यानी स्फटिक जैसा निर्मल, जिसमें कोई दोष न हो, मल न हो, ऐसा। प्रकामम यानी बिल्कुल, प्रतिसंक्रांत निशात शास्त्र तत्व, जिसके अंदर वो एकदम अत्यंत और गूढ़
शास्त्र प्रतिबिंबित हो गए हैं। प्रक्रांत है ना, संक्रांत, प्रतिबिंबित, एकदम आ गया है, उसको उसने पचा लिया है, संक्रांत कर दिया है, यानी उस विद्वान ने उसको एकदम पचा लिया है अपने अंदर, ऐसा शास्त्र तत्व वाला वह विद्वान। और अविरुद्ध समन्वितोक्ति युक्त, जो कहे, कभी क्या होता है आजकल तो देखेंगे बहुत सारे नेताओं में उनको संख्या भी बोलने का ढंग नहीं आता है, कभी कोई संख्या देंगे, कभी कुछ संख्या देंगे, और अपनी ही बात का खंडन खुद ही कर देते हैं। कभी कोई एक ही स्पीच के अंदर आप देखेंगे ऊपर कुछ और बोले होंगे, बाद में अपनी ही बात का खंडन कर देंगे। तो कहना ये है कि ये तो हुआ उनकी बात। ऐसे विद्वान जो है कभी भी अपनी ही बात का खंडन नहीं करेंगे, उनकी अपनी बात कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं होती है, परस्पर विरोधी नहीं होती है, ठीक है। तो अविरुद्ध समन्वितोक्ति युक्त, यानी परस्पर विरोधी बातों से मुक्त, यानी परस्पर विरोधी बातें जिसमें के अंदर नहीं होती हैं, ऐसा वह आदमी प्रतिमल्ल अस्तमयोदय, यानी प्रतिमल्ल को, सामने वाले को, ठीक है ना, अविरुद्ध, अपने विरोधियों के पराजय की, भाई प्रतिमल्ल अस्तमयोदय, ठीक है। तो अस्तमय एक हुआ, प्रतिमल्ल अस्तमय यानी विरोधियों का अस्त का जिसके वहाँ उदय होता हो, यानी वो जहाँ पर शांत हो जाते हों, हार जाते हों, ऐसा वह सह कोपी, वह कोई विलक्षण व्यक्ति है। कोपी का मतलब वो कोई दूसरी ही तरह का आदमी है, वह विद्वान किसी और ही तरह का है, जैसा तैसा विद्वान नहीं है। हर तरह के विद्वानों की बाकी के विद्वानों के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, ये कहना है। तो अब आप यहाँ देखिए, तो स्फटिकाकृति निर्मला में आकृति की कोई जरूरत नहीं थी, तो वही कह रहे हैं अधिक पद हो गया, ये अधिक की जो स्फटिक निर्मला कर देते तो बात बन जाती, चल जाता, ठीक है। अब यथावा फिर दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं। इदम अनुचितम अक्रमश्च पुंसाम यदि जरास्वपि मान्यथा विकाराः यद्यपि च न कृतं नितंबिनीनां स्तनपानावधि जीवितं रतं वा। कह रहे हैं कि वृद्धावस्था में काम के विकार के अनुसार आप अगर चेष्टा करें तो बड़ा ही अनुचित कार्य है, वो अच्छा नहीं है। इदम अनुचितम अक्रमश्च, यह अनुचित है और दुष्ट कार्य है। अक्रम का मतलब दुष्ट कार्य, कुत्सित कार्य है। पुंसाम, पुरुषों के लिए, जो वृद्धावस्था में भी, जरासु, जो वृद्धावस्था में भी मान्मताः विकाराः, जो उनके अंदर मान्मत है, यानी कामदेव के विकार उसके अंदर हों, ये बड़ा ही अनुचित कार्य है। लेकिन साथ साथ ये भी अनुचित है कि नितंबिनियों के स्तनपानावधि ही, स्तन पतनावधि यानी स्तन के गिरने तक जो जीवितम यानी जीवित न रहे हों और रमण क्रिया न किए हों, ये भी अच्छी बात नहीं है। दोनों बातें हैं। तो चलिए अब इसमें क्या है, इसमें कौन सा दोष है देखा जाए। अत्र कृतम प्रत्युत प्रक्रम भंगमा वहति यथा च यदपि च न कुरंग लोचना नामिति पाठे निराकांक्षा एव प्रतीति ही। कह रहे हैं यहाँ तीसरे चरण में कृतम, यह पद अनावश्यक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और यह पद न केवल अनावश्यक है बल्कि कृतम भग्न प्रक्रम दोष भी उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। वो भग्न प्रक्रम ये आ गया है। श्लोक के पूर्वार्ध में कृता पद का प्रयोग मान्मथा विकारा के साथ है, इसके साथ नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर जीवितम रतम के च के साथ कृतम पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। देखिए बात यह है, अंग्रेजी में भी ये बात आती है, जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो एक स्टाइल होती है, ठीक है ना।
तो स्टाइल में अगर आपने पहले कृतम का प्रयोग किया हो तो बाद में कृतम का प्रयोग कर दीजिए। ऊपर आपने कहीं कुछ किया ही नहीं, बाद में आप कृतम का प्रयोग कर रहे हैं। हमको अभी वो शैली याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बताता, वो अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी इस तरह की शैली को मेंटेन करने से सुंदरता आती है, भाषा का सौष्ठव बढ़ता है। ठीक है, मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ये जो है यहाँ पर वही दोष दिखा रहे हैं। वही कृतम पहले आपने किया होता तो बाद में भी कृतम करते, अब पहले आपने कृतम किया ही नहीं और बाद में कृतम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो उसको उन्होंने दोष, कौन सा दोष कहा है, हाँ, वो तो अधिक पद का दोष किया है ना, कृतम की जरूरत ही नहीं थी, वहाँ कृतम पद का अधिक प्रयोग कर दिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये कहना है। और कृतम प्रत्युत परक्रम भंगमा वहती, है ना, प्रक्रम भंगमा या प्रक्रम भंग को भी वो धारण कर रहा है, क्योंकि पहले कृतम कृता किया नहीं और बाद में कृतम कर दिया, तो क्रम का भंग वहाँ पर हो रहा है। पहले होता तो बाद में भी होना चाहिए, होता तो ठीक रहता, अब पहले किया नहीं अभी कर रहे हैं तो भंग हो गया, ये क्रम भंग हो गया। तो ये दूसरा दोष है, वो तो दूसरे प्रकार का दोष हो गया। यहाँ पर कृतम की कोई जरूरत नहीं थी, वो अधिक पद है, यहाँ तो अभिष्ट दोष यही दिखाना है। लेकिन कवि आचार्य ने साथ साथ एक दूसरा भी दोष दिखा दिया कि वहाँ भंग का, ये क्रम का भी भंग हो रहा है, वो भी एक नया दोष हो गया उसमें। ठीक है, वही कह रहे हैं कि यद्यपि च न कुरंगलोचना नामिति पाठे निराकांक्षा एवं प्रतीति ही, उसमें निराकांक्षा आप कह रहे हैं कि दोषों के परिहार के लिए यहाँ पर, हाँ, दोषों को दूर करना होता तो कहते, अच्छा होता कि ये कहते कि यद्यपि च न कुरंगलोचना नाम, यह पाठ कर देते तो बात बन जाती। लिखा है ना यहाँ पर, रुक जाइए, यद्यपि च न कृतम, तो कृतम की जगह पे यद्यपि च न कृतम हटा देते और लोचना नाम, ठीक है ना, इदम च न लोचना नाम कुरंग लोचना नाम, ये कर दिया गया होता तो छंद बैठ जाता, अर्थ भी बैठ जाता और सब ठीक ठाक हो जाता। तो कृतम से बच गए होते, तो कृतम तो अधिक पद है, पूरा देखिए, बात यह है, मानवता विकारा कृता होना चाहिए था, तो तब यहाँ पर कृतम करते तो बात बनती, तुक बैठता उसका। यहाँ पर तुक बैठ ही नहीं रहा है, तो तुक नहीं बैठ रहा है, तो तुक नहीं बैठने को ही प्रक्रम भंग कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे। कथित पदम यथा, है ना, तो कथित पदम एक ही श्लोक में आप एक शब्द को दोहरा दें अनावश्यक रूप से, वो भी ठीक है, तो वो दोहराना भी ठीक नहीं है। अब देखिए वो क्या है, अधिकरतल तल्पम, समय होने को है, कल्पित स्वाप लीला परिमिलन निमीलित पांडिमा गंडपाली सुतनु कथयकस्य व्यंजयति अंजसा इव स्मर नरपति लीला यौवराज्याभिषेकम। हे सुंदरी, तुम बताओ कि तुम्हारी गंडपाली, यानी यह गाल रूपी जमीन, किसके यौवराज्याभिषेक को व्यंजित कर रही है, सूचित कर रही है, बता रही है। बताओ, कस्य यौवराज्याभिषेकम, किसके यौवराज्याभिषेक को सूचित कर रही है, अब तुम बताओ। ठीक है, समय हो गया, अब कल इसको करें ज़्यादा आराम से, ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आएगा, समय पूरा हो गया है। चलिए फिर कल मिलेंगे हम लोग। ये भी श्लोक बहुत अच्छा है। चलिए, नमस्कार।